हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में मैंने आपको लिखाया कि भाई द्रव अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, ठोस अवस्था जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं और गैस अवस्था की क्या विशेषताएं, उनके विशेषताएं या जिनको हम गुणधर्म के नाम से भी जानते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज एक गैसीय अवस्था का एक क्रियाकलाप जो है, गैसीय अवस्था का एक क्रियाकलाप है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखना, समझना कि 100 ml आयतन की, ध्यान देना, गैसीय अवस्था में। और गैसीय अवस्था में मैंने आपको बताया था कि जो गैसों का जो संपीड़ितता होती है वो कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। जो गैसीय अवस्था होती है ना, गैसीय अवस्था, और गैसीय अवस्था में जो संपीड़ितता होती है वो कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। सबसे कैसी होती है, अधिक होती है। ये मैंने आपको बताया। तो इसके लिए एक प्रयोग है आपके सिलेबस में, उस प्रयोग को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से समझना कि 100 ml, कितना, 100 ml, ध्यान देना, 100 ml आयतन, कितनी, 100 ml आयतन, यानी 100 ml आयतन की 3 सिरिंज लेकर, यानी 100 ml आयतन की कितनी सिरिंज ले रहे हैं, 3 सिरिंज ले रहे हैं। आई बात समझ में? 100 ml आयतन की 3 क्या ले रहे हैं, 3 सिरिंज ले रहे हैं। गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं संपीड़ितता से संबंधित में। तो देखिए 100 ml आयतन की 3 क्या लेते हैं, सिरिंज लेते हैं। क्या लेते हैं, सिरिंज। और सिरिंज लेकर, सिरिंज आप जानते हैं जब व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो कोई भी जो दवा होती है, अब जो वैक्सीन होती है वो सिरिंज के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है। तो देखा होगा आपने सिरिंज, ठीक है ना, वो होती है सिरिंज। तो 100 ml आयतन की 3 क्या ले ली हमने, सिरिंज ले ली। आई बात समझ में? और इस सिरिंज लेने के बाद जो इनके सिरे हैं, जो इनका मुख है, मुख को रबड़ की जो कॉर्क है, किसकी, रबड़ की जो कॉर्क होती है, कार्क होती है, उससे क्या कर दिया, बंद कर दिया। ध्यान देना, रबड़ की कार्क जो होती है, रबड़ की कार्क से क्या कर दिया, बंद कर दिया। आई बात समझ में? यानी 100 ml आयतन की 3 क्या लेते हैं, सिरिंज लेते हैं, और उनके मुख को यानी रबड़ की जो कॉर्क होती है, कार्क जो होती है, उससे क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जो तीनों सिरिंज के जो क्या होते हैं, पिस्टन होते हैं, पिस्टन जो होते हैं, इस तरह आपने देखा हो सिरिंज को, दवाई को हम आगे पीछे उसमें भरते हैं तो इस तरह उसको आगे पीछे खींचते नहीं, खींचते हैं पिस्टन, वो होता है पिस्टन। तो उसके पिस्टन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी आई बात समझ में? उदाहरण के लिए जैसे ये सिरिंज होती है, देखा होगा आपने, इस तरह सिरिंज, ठीक है ना, और इस सिरिंज का जो मुख होता है वो इस तरह, ठीक है ना, इस तरह इसका मुख हो गया, और उस मुख को हमने क्या किया, कॉर्क से क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इसके अंदर क्या होता है, इस तरह, इसके अंदर इस तरह क्या होता है, पिस्टन होता है। क्या होता है, पिस्टन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह पिस्टन होता है। आई बात समझ में? यानी जो निडल है उसके अंदर क्या होता है, इस तरह पिस्टन होता है। ये क्या है, इसके अंदर पिस्टन होता है। आई बात, इस तरह सिरिंज होती है और उसके अंदर क्या होता है, पिस्टन होता है। आई बात समझ? अब इस पिस्टन को क्या किया, इस पिस्टन को क्या कर दिया, हमने हटा दिया। अब पहली जो सिरिंज है उसमें क्या रहने दी, हमने हवा रहने दी। पहली सिरिंज में क्या, हवा। आई बात समझ? फर्स्ट सिरिंज जो है उसमें क्या, हवा। दूसरी जो सिरिंज है उस सिरिंज के हमने क्या भर दिया, जल भर दिया। क्या भर दिया, जल। यानी पहली सिरिंज में हवा, दूसरी सिरिंज जो है उसमें हमने कोई द्रव मतलब कोई जल ले लिया, और तीसरी सिरिंज में चौक के टुकड़े भर देते हैं। आई बात समझ में? तीसरी सिरिंज में किसके, चौक के टुकड़े। प्रयोग को ध्यान से समझना। हवा क्या हो गई, गैस हो गई। क्या हो गई, गैस। जल भरा है तो वो कौन सी अवस्था हो गई, द्रव अवस्था हो गई। और चौक के टुकड़े लिए वो कौन सी अवस्था हो गई, ठोस अवस्था हो गई। कौन सी अवस्था हो गई, ठोस अवस्था। आई बात समझ में? 3 सिरिंज ली, 100 ml आयतन किए, रबड़ के कॉर्क से उनके मुख को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और पिस्टन को हमने, इसको पिस्टन जो है इसको इस तरह हमने खींच के इस पिस्टन से
जो सिरिंज है उससे पिस्टन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, यानी पिस्टन को क्या कर दिया, हटा दिया। अब पहली सिरिंज में क्या भरते हैं, हवा, दूसरी सिरिंज में क्या भरते हैं, जल, कोई द्रव यानी जल ही ले लिया, और तीसरी सिरिंज में हम चौक के टुकड़े। अब चौक के जो टुकड़े होते हैं कौन सी अवस्था हो गई, ठोस अवस्था हो गई। जल जो है ये कौन सी अवस्था हो गई, द्रव अवस्था हो गई। और जो हवाएं कौन सी अवस्था हो गई, गैस अवस्था हो गई, क्योंकि पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, और नंबर 3 कौन सी है, गैस अवस्था। कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था। कितनी अवस्थाएं हो गई, 3 हो गई। आई बात समझ में। अब देखिए पिस्टन जो है, पिस्टन को हम क्या करते हैं, पिस्टन जो है, ये जो पिस्टन है जिसको हमने सिरिंज से क्या किया है, पृथक किया इस पिस्टन को, इसको हम पुनः क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। यानी इस पिस्टन को हम पुनः क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। पिस्टन को पुनः सिरिंज पर लगा, जो सिरिंज है सिरिंज पर लगाकर संपीड़ित करने का प्रयास करते हैं। यानी पिस्टन जो है इसको उन सिरिंजों में पुनः क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। एक में हवा भर दी, एयर आ गई, दूसरे में क्या आ गया, द्रव आ गया, तीसरे में क्या आ गया, तीसरे में यानी चौके टुकड़े आ गए, और पिस्टन को पुनः, जो पिस्टन है उस सिरिंज में उस पिस्टन को पुनः लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए प्रयोग में कि जो पिस्टन है इसको हम क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित का मतलब है इस तरह इसको अंदर तरफ दबाते हैं। इस तरह सिरिंज है तो इस पिस्टन को क्या करते हैं, इस तरह दबाते हैं, संपीड़ित करते। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, कि पिस्टन जो पहली सिरिंज जो है उसमें आसानी से चला जाता है। क्यों चला जाता है, कि उसके अंदर क्या भरी हुई है, हवा। क्या भरी हुई है, हवा। तो पिस्टन जो होता है बहुत आसानी से चला जाता है। दूसरी सिरिंज में क्या होता है, कठिनाई से क्यों थोड़ा सा कठिनाई, क्योंकि उसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल। और तीसरी सिरिंज में बिल्कुल पिस्टन नहीं जाता है। तीसरी सिरिंज में पिस्टन क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, ठोस है। और ठोस पदार्थ कौन सा डाला था हमने, चौके टुकड़े। क्या डाले थे, चौके टुकड़े। ठोस अवस्था है, और ठोस अवस्था होने की वजह से सिरिंज के पिस्टन को हम दबा नहीं सकते। आई बात समझ, उसको दबा नहीं सकते। आई बात समझ में। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गैसों की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। किसकी संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है, गैसों की। यानी जो संपीड़ितता होती है वो सबसे अधिक किसकी होती है, गैसों की होती है। आई बात समझ में। संपीड़ितता, आई बात समझ, संपीड़ितता जो होती है सबसे अधिक किसकी होती है, गैसों की होती है। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, आई बात समझ में। तो सबसे ज्यादा जो संपीड़ितता होती है वो किसमें होती है, गैसों में। और ये चीज मैंने आपको कल लिखाई थी कि भाई जो ठोस अवस्था होती है उसमें संपीड़ितता कैसी होती है, नगण्य होती है। कैसी होती है, नगण्य होती है। और द्रव अवस्था जो होती है इनमें क्या होती है, संपीड़ितता कैसी होती है, इनमें ठोस से कैसी होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन गैसों से कैसी होती है, कम होती है। लेकिन गैस अवस्था में संपीड़ितता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ। सिद्ध कैसे हुआ, कि भाई पहली सिरिंज में क्या भरी हुई थी, एयर। और जैसे पिस्टन को दबाते हैं तो एयर उसमें से क्या हो जाती है, निकल जाती है। इसका मतलब है उसको ज्यादा, एयर को जो हवा है उसको हम ज्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। और दूसरे पिस्टन में क्या था, जल था। दूसरी सिरिंज थी उसमें क्या था, जल था। उसके पिस्टन को जब दबाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सिरिंज है, जैसे उसके सिरिंज के पिस्टन को दबाते हैं तो पिस्टन जो दबाते हैं उसको दबाने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। और तीसरे में ठोस थी सिरिंज में, वो पिस्टन तो क्या होता है, दबता ही नहीं है। आई बात समझ में। तो ये आपकी बात समझ में आ गई। इससे निष्कर्ष निकलता है कि गैसों में संपीड़ितता सबसे कैसी होती है, अधिक होती है। आई बात समझ में। तो ध्यान दे के इस प्रयोग को आप समझ लेना। आई बात समझ में। यानी 100 ml आयतन की 3 सिरिंज ली, कॉर्ड से उनके मुख को बंद कर दिया। पहले में हवा, दूसरे में जल, तीसरे में चौक के टुकड़े। पिस्टन को पुनः लगा दिया, दबाते हैं बारी बारी से, देखते हैं सबसे ज्यादा संपीड़ितता किसमें होती है, गैस में होती है। आई बात समझ में। तो ये आपका प्रयोग। इसके अलावा देखिए कि हमारे घरों में, यानी हमारे घरों में जो हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाना। तो देखिए खाना बनाने में, समझना मेरी बात को, खाना बनाने में हम यानी एलपीजी, किसकी, एलपीजी, कौन सी गैस होती है, एलपीजी।
एलपीजी। और अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों में संपीड़ित गैस होती है। जो अस्पतालों में जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर आते हैं उनमें कौन सी होती है? संपीड़ित गैस होती है। कौन सी होती है? संपीड़ित। और हम जो घरों में खाना बनाने में उपयोग में ले रहे हैं वो कौन सी होती है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन सी होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस, आई बात समझ में? एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। आई बात समझ? और एक होते हैं साधनों में, जो वाहन होते हैं उनमें कौन सी गैस उपयोग लेते हैं? सीएनजी। कौन सी लेते हैं? सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आई बात समझ में? कि जो आजकल हमारे वाहन हैं, साधन हैं यातायात के, उनमें ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग होता है? सीएनजी का। कौन सी गैस का होता है? सीएनजी का। सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का क्या होता है? उपयोग होता है। आई बात समझे? तो सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये आपकी दोनों गैसों की पूरे नाम है। प्रश्न ये भी आ जाता है एलपीजी का पूरा नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे? द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम लिखिए, तो सीएनजी का पूरा नाम क्या हो गया? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आई बात में? इसका उपयोग घरों में खाना पकाने में, इसका उपयोग वाहनों में, यानी यातायात के साधन होते हैं उनमें किया जाता है, वाहनों को चलाने में। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के जो अत्यधिक आयतन को ये कम आयतन वाले सिलेंडर में भी संपीड़ित किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। क्योंकि संपीड़ितता कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। और संपीड़ितता ज्यादा होने की वजह से इनको किस में भर सकते हैं? हम सिलेंडरों में भर सकते हैं। यानी गैस के जो सिलेंडर होते हैं, इसलिए गैस के सिलेंडरों में इनको हम क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। कब भर सकते हैं? क्योंकि संपीड़ितता कैसी होती है? अधिक होती है। और संपीड़ितता अधिक होने के कारण जो गैस का अत्यंत आयतन जो होता है, अत्यंत आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में क्या किया जा सकता है? संपीड़ित किया जा सकता है। आई बात समझ में? ये आपका एक सामान्य वे वो ये संपीड़ितता के कारण, किसकी वजह से सिलेंडर में भर रहे हैं इसको? संपीड़ितता की वजह से, क्योंकि गैसों की संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है। और यही बात हमें सिद्ध करनी है प्रयोगों में। तो एक प्रयोग कौन सा हो गया? सिरिंज वाले से सिद्ध हो गया। दूसरा किससे हो गया? सिलेंडरों से हो गया, एलपीजी सीएनजी के बारे में हो गया। तीसरा एक प्रयोग और देखिए कि हमारी नाक जो होती है पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए, यानी जब आप घर पर कोई खाना बन रहा है, ऐसे समझो घर पर कोई खाना बन रहा है, अब खाना बन रहा है तो आप बिना रसोई में पहुंचे ही ये पता लगा लेते हैं कि जो अपनी रसोई है, रसोई में अमुक खाना बन रहा है या रसोई में अपना ये भोजन बन रहा है। कैसे? क्योंकि जो हमारी नाक है, रसोई से में जो अपना भोजन बन रहा है उसकी गंध हमारी नाक तक पहुंचती है। और नाक जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां है। क्या है? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय जानते हैं? ज्ञान कराने वाले इंद्रियां। और हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? 5 पाई जाती हैं। आंख होती है, नाक होते हैं जो सुनने कार्य कर रहे हैं, नाक होती है जो गंध का एहसास कराती है, जीभ होती है जो स्वाद का एहसास कराती है, और हमारे क्या होती है? त्वचा होती है जो हमें स्पर्श का ज्ञान कराती है। आई बात समझ में? तो किसके द्वारा? यानी जैसे, यानी बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान लेते हैं कि क्या खाना पकाया जा रहा है। तो ये गंध हम तक कैसे पहुंची? खाने के गंध के कण क्या हो जाते हैं? वायु में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं? वायु में। और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। और ये गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। और पके हुए जो खाना है, पका हुआ जो गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। आई बात समझ में? जो पका हुआ गर्म खाना होता है ना, उसकी महक हम तक बहुत अधिक तेजी से पहुंचती है। क्योंकि इनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। कैसी ऊर्जा ज्यादा होती है? गतिज ऊर्जा। क्योंकि जब कणों को हम जो गतिज ऊर्जा, क्यों? खाने को जब हम गर्म है, और गर्म खाने में क्या होता है? उसमें जो भाप बन के जा रही है, तो भाप कौन सी होगी? गैस अवस्था। और गैस अवस्था में संपीड़ितता कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। आई बात समझ में? ठंडे खाने में उतनी गंध नहीं आती है, या गंध का एहसास कम होता है ठंडे खाने में, लेकिन गर्म खाने में
जो होता है उसकी गंध कैसी होती है, कुछ ही क्षणों में हमारे पास पहुंच जाती है। आई बात समझ में। और ये किसकी वजह से हुआ है, विसरण की वजह से हुआ है। किसकी वजह से, विसरण की वजह से। आई बात समझ में। विसरण का मतलब समझते हैं, विसरण होता है गैसों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गैसों में विसरण। और विसरण का मतलब ये होता है कि अधिक सांद्रता से, कैसे, अधिक सांद्रता से कहाँ जाते हैं, कम सांद्रता की ओर। कहाँ जाते हैं, कम सांद्रता की ओर। आई बात समझ में। क्योंकि गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा के बारे में मैंने कल भी लिखा है, कल आपको बताया है कि किसी गतिशील कण की जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी गतिशील कण की जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा जो होती है उसके बारे में मैंने बताया था, यानी ठोस में कैसी होती है गतिज ऊर्जा, शून्य होती है। जो ठोस होते हैं उनमें कैसी होती है, शून्य होती है। लेकिन गैस जो होती हैं, गैसों में गति ऊर्जा कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है। यानी जो अपने ठोस होते हैं उनमें तो कैसी होती है, बिल्कुल शून्य होती है। लेकिन गैस के कणों में गति ऊर्जा कैसी होती है, सबसे अधिकतम होती है। तो वही खाने वाली बात है। खाने में भी क्या होता है, यानी गर्म जो खाना होता है उसमें विसरण विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा जो कण होते हैं वो अधिक तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी बहुत अधिक तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। तो ये हो गया विसरण। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, समझना इस बात को। मेरे कहने का आशय यह है कि गैसों में संपीड़ितता सबसे ज्यादा पाई जाती है। यानी जो गैस होते हैं, गैसों में सबसे ज्यादा संपीड़ितता पाई जाती है। तो इस बात को आप ध्यान देना। इसका जब प्रश्न आपको लिखाएंगे तब इन चीजों को हम नोट कराएंगे। आई बात समझ में। ये बताया मैंने आपको कि भाई गैसों में जो संपीड़ितता क्या होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे अधिक होती है। और विसरण का मतलब वो यही हो गया भाई, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। वो बात हो गई, मैंने पहले उदाहरण भी दिया था कि माना कमरे के कोने में एक अगरबत्ती है। अब अगरबत्ती रखी हुई है तो उसकी गंध हम तक कैसी पहुंच रही है, कम पहुंचती है। लेकिन जैसे अगरबत्ती को हम क्या कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसकी गंध हम पर बहुत तेजी से पहुंचती है। क्योंकि जो उसकी तापमान बढ़ने से भी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी जैसे तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ने से भी गति ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आई भाषा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस चीज पॉइंट को भी आप ध्यान रखना कि भाई तापमान बढ़ने से, और माना सेंट है या सुगंध है, ये हमेशा अधिक क्षेत्र से या अधिक सांद्रता से कम क्षेत्र की ओर क्या करती है, गमन करती है। कम सांद्रता की ओर क्या करती है, गमन करती है। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया गैसीय अवस्था में, ठीक है ना, विसरण से संबंधित। आई बात समझ में। अब इसमें एक टॉपिक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो आप सीधे से जानते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो हम जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं हो गई। तीनों की मैंने विशेषताएं आपको लिखा दी हैं। तो जो पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में आसानी से क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। आपकी बुक का एक अगला टॉपिक है और उस टॉपिक में बताया गया है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को आसानी से बदल सकते हैं, या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे शाब्दिक उदाहरण बता दूं मैं कि भाई जैसे बर्फ है, बर्फ। अब बर्फ कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। अब जो बर्फ है, ये इसको जब हम क्या करेंगे, गलनांक बिंदु पर, ये गलनांक बिंदु पर किस पर में परिवर्तित हो जाएगी, जल में। किसमें, जल में। अब जल को माना पुनः हम 0 डिग्री पर क्या करें, जमाएं, तो वो किस में बदल जाता है, बर्फ में। तो बर्फ जल में, जल बर्फ में। अब माना जल को हम क्या करें, गर्म करें, तो गर्म करने पर वो कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगा, गैस अवस्था में। और गैस को अवस्था में पहुंच गया, भाप बन गई, गैस अवस्था में पहुंच गया। अब मानो गैस अवस्था को हम क्या करें, संघनन करें, ठंडा करें, संघनन करें या क्या करें, ठंडा करें, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पुनः द्रव अवस्था में आ जाएगा। द्रव अवस्था को 0 डिग्री, यानी जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री, और क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री।
समझना, क्वथनांक बिंदु का मतलब होता है जिस ताप पर जल उबलना प्रारंभ कर देता है उसे हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो कितने तापमान पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और हिमांक बिंदु से कहते हैं वह ताप जिस पर जल बर्फ में बदल जाता है, यानी ठोस अवस्था में 0 डिग्री तापमान पर जो जल होता है ना वो बर्फ में बदल जाता है। इसलिए पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं ना आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। ठोस अवस्था द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था गैस अवस्था में, गैस अवस्था द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था ठोस अवस्था में। इस तरह अवस्थाएं आपस में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। आई बात समझ में? तो परिवर्तित कैसे होती हैं, क्या इनका प्रभाव पड़ता है, किस किस का प्रभाव पड़ता है? जैसे तापमान है, आई बात समझ, किसका? तापमान का, इनका, और दाब का, तापमान का और दाब का इनका प्रभाव पड़ता है। यानी तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आपके आए होंगे और जो मैंने लिखाए अब तक प्रश्न उनको आप प्रतिदिन घर पर याद करो। आई बात समझ, प्रतिदिन घर पर याद करो, ठीक है ना। जितना आप ज़्यादा याद करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक, जो पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पदार्थों की अवस्था दूसरी अवस्था में हम बदल सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ बदल सकते हैं, शाब्दिक भी मैंने समझा दिया है। अब इस पर तापमान का और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे। थैंक्स, ओके।